step to that model. सर जो कल बनाया था उसमें आज जो आपने एनालिसिस बताया वो नहीं रन होगा? होगा ना, अभी अभी करेंगे उसको भी. ओके, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. हाँ, वो हमारा मतलब एक तरह से कहो कि वो मॉडल की तरफ, जब हम मॉडल बनाने की तरफ पूरी श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ अब सब कुछ सही है, देन वी कैन गो फॉर द मॉडल पार्ट. ओके सर. बट उससे पहले अभी हमारे लिए बहुत सारी चीजें समझनी बाकी है अभी. यस सर. Any other question from the first session? Sir, हाँ जी. I have a doubt not related to this file which you have shared with us. Okay. But once I was running estimates in AMOS, I faced a problem. There was a pop-up that appeared that the statement is already represented by an ellipse while I was running the estimates. Would you mind elaborating on such issue? Most probably आपने repetitive variable डाल दिया होगा. कोई डुअल लोडिंग हो रही होगी कहीं पर, जैसे अभी मेरे से भी हो गई थी, आपने देखा नहीं था, PU3 और PU3 फिर से मैंने डाल दिया था, फिर मैंने ध्यान से देख के उसको ठीक कर दिया. इस तरह के कुछ इश्यूज होंगे. ओके, थैंक यू सर. हाँ जी. एनी अदर क्वेश्चन, कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़े. ओके, सो नाउ एक सेकेंड के लिए हम मॉडल से हटेंगे एंड विल गो बैक टू लिटिल थ्योरी, क्योंकि थोड़ी सी चीज हमें समझनी जरूरी है बिफोर वी अंडरस्टैंड द एनालिसिस पार्ट. हमें एनालिसिस को समझना है तो पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें हमें देखना क्या क्या होता है. What are those things and how those are things are represented? Let me just share my screen and then we can start. Okay, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? Yes, sir. Okay. So let me just summarize for you that how the SEM work. SEM का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, मैं आपको डायग्रामेटिकली एक बार समझा देता हूं. So this is the diagram, आप देख सकते हो. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, we take a theory. जैसा कि हमने yesterday सेशन के डे 2 के सेशन 1 में हमने बात किया था that we need a theory. तो बेस्ड ऑन दैट थ्योरी वी क्रिएट अ मॉडल. और ये जो मॉडल होता है ये बेसिकली हमारा हाइपोथेसाइज्ड मॉडल होता है. अब इसमें आप वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, रिलेशनशिप्स को ऐड कर सकते हो, वेरिएबल को एज मीडिएशन मॉडरेशन ले सकते हो, वो कंप्लीटली आपके पास चॉइस है. सो वंस यू आर डन विद द मॉडल पार्ट, जब आपने मॉडल बना लिया तब आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हो. इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए? फॉर मेजरिंग ऑल द वेरिएबल विच आर प्रेजेंट ऑन द मॉडल. हम अपने एग्जाम्पल के साथ चल लेते हैं. हमने टैम की थ्योरी ली, उसी का मॉडल बना लिया. बाद में हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो हमारे सारे वेरिएबल को मेजर कर रहा था, POU, PU, एटीट्यूड, BI. देन वी कलेक्ट डाटा. उसके बाद हम अपना इंस्ट्रूमेंट जब बना लेते हैं तो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. वंस द डाटा इज कलेक्टेड देन वी कम टू दिस पार्ट. दिस इज कॉल्ड मॉडल टेस्टिंग. मॉडल टेस्टिंग में 3 चीजें करनी है, EFA, CFA, SEM. ये तीनों चीजें करेंगे.
प्लस इसके अलावा करना पड़ेगा रिलायबिलिटी एनालिसिस, वैलिडिटी एनालिसिस, ये सब भी करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली रिजल्ट्स, और जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन हम थ्योरी में कंट्रीब्यूट करेंगे। इज द प्रोसेस इज क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. Keep this diagram into your mind, because most of the students what they do, या most of the people what they do, they don't follow this process. Either they don't have theory, उनके पास थ्योरी नहीं होता, मॉडल नहीं होता, लेकिन वो मॉडल चाहते हैं। तो मॉडल चाहते हैं तो पहले थ्योरी की बात करेंगे। अब हम इस वाले पार्ट पर आ रहे हैं, द रिजल्ट्स पार्ट, क्योंकि ये सब कुछ हम कर चुके हैं। वी हैव अ थ्योरी, वी हैव अ मॉडल, we have created an instrument, we have collected data, we have run the model, हमने EFA CFA दोनों रन कर दिया है। अब हमें रिजल्ट्स देखने हैं, और रिजल्ट्स को देखने के लिए क्या क्या देखना है अब उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेशन में, प्लीज एक बार ध्यान से समझेंगे इसको। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें ना कुछ मॉडिफिकेशन इंडिसेस होते हैं जो हमें देखने होते हैं। बेसिकली मॉडिफिकेशन इंडिसेस क्या होते हैं? ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि जो डाटा आप ले रहे हो और जो मॉडल आपने बनाया है उनके बीच का फिट कैसा है। So I have created a TAM model, I have collected a data of 245 people, and now with the help of modification indices we'll get an idea that whether the data fits in the model or not. क्या डाटा मॉडल में फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये पता चलेगा। इज इट क्लियर क्या होता है इंडिसेस? क्लियर हो गया? हाँ जी, इज इट क्लियर? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो पहली चीज हम देखते हैं दैट्स कॉल्ड काई स्क्वायर। काई स्क्वायर क्या होता है ये हमें पता ही है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिविएशन को आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर। और यहां पर भी अपने मॉडल के ओवरऑल फिट को देखने के लिए काई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक सिंपल वर्ड याद रखना है विद द काई स्क्वायर इज ओवरऑल फिट। यहां पर जो पी वैल्यू होनी चाहिए वो 0.05 से ऊपर होनी चाहिए, जो बहुत रेयरली आती है, मैं आपको ये बता दूं, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। और मैंने आपको ये भी बता दिया इट इज क्वाइट सेंसिटिव टू सैंपल साइज। तो सैंपल साइज का भी बहुत इंफ्लुएंस पड़ता है ऑन द काई स्क्वायर। ध्यान से एक चीज को यहां पे आप नोट करेंगे, पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 चाहिए, लेस देन नहीं। ये अपोजिट है। जनरली हम लोग लेस देन 0.05 को सिग्निफिकेंट मानते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन 0.05। So the first thing which we need to check is the chi-square value. Moving on, और क्या देखना है हमें? Now this is very important. GFI and AGFI. This is called goodness of fit index. हमें GFI और AGFI की वैल्यूज देखनी होती हैं। जो बेसिकली क्या बताता है? It's the proportion of variance accounted by the estimated population covariance. कहने का मतलब है जो आप सैंपल पे निकाल रहे हो वो वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन पे कैसे रिएक्ट करेगा, उसके कितने प्रोपोर्शन में आ रहा है, वो आपको यहां से पता चल जाता है। इसकी वैल्यू 0.9 से ऊपर होनी चाहिए, दोनों की। जनरली वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.9 तो बहुत अच्छा है।
और ये दो हैं, जीएफआई और एजीएफआई। जीएफआई इज गुडनेस ऑफ फिट एंड एजीएफआई इज एडजस्टेड। जैसे हमने आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर किया था, वैसे यहां पर भी होता है। जीएफआई की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, एडजस्टेड की थोड़ी कम होती है। तो इट गिव्स यू अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, हायर और लोअर वाली थ्रेशोल्ड मिलता है यहां से भी आपको। जस्ट नोट डाउन द थिंग्स विच वी हैव टू सी। ये आप नोट डाउन कर लो। हमें काई स्क्वायर देखना है, हमें जीएफआई एजीएफआई देखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू चेक इज एनएफआई। आप एनएफआई भी देख सकते हो, वैसे हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर जीएफआई एजीएफआई अच्छा आ रहा है तो टीएलआई एनएफआई ये भी ठीक आते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस को हम टीएलआई या एनएफआई को तब देखते हैं जब हमारे पास स्मॉलर सैंपल्स हो। अगर सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो। वैल्यू इसकी भी 0.9 से ऊपर, ज्यादातर इंडिसेस की वैल्यू हमें 0.9 से ऊपर चाहिए होती है, चाहे वो जीएफआई की हम बात करें, एजीएफआई की बात करें, सीएफआई की बात करें, एनएफआई की बात करें, या फिर अभी टीएलआई की बात करें। कुछ भी इनमें से कोई भी, सारे मोर एंड ओवर सेम है, एक जैसे। नेक्स्ट इज सीएफआई, ये हमें देखना होता है। एनएफआई का एक रिवाइज्ड फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एज कंपेयर्ड फिट इंडेक्स। ठीक है, ये इतना ज्यादा सैंपल सेंसिटिव नहीं होता, इसीलिए हम जब जीएफआई एजीएफआई देख रहे होते हैं तो साथ में सीएफआई भी देख लेते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है कि जो आपका मॉडल आप रन कर रहे हो उसको ये कंपेयर करता है किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट मॉडल से या फिर कोई नल मॉडल। मतलब बेसिकली एक तरफ आप कॉन्स्ट्रेंट लगाकर रन कर रहे हो, एक तरफ अगर वो फ्रीली रन होता तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको ये कंपेयर करता है। द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.9। मैंने आपको पहले भी बोला, ज्यादातर केसेस में हमारी वैल्यू जो है वो 0.9 से ऊपर होनी चाहिए। Next we have is called RMSEA. Now RMSEA is called as root mean square error of approximation. ये एक तरह का एरर है। जो बेसिकली पार्सिमोनी बताता है। पार्सिमोनी समझते हैं आप क्या होता है? बता सकते हैं व्हाट इज पार्सिमोनी? हाँ जी, पार्सिमोनी क्या होता है बता सकते हैं? अगर हम पार्सिमोनी को सिंपली डिफाइन करें कि पार्सिमोनी होता क्या है, तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज को, कहते हैं ना कि आप ऐसा मॉडल नहीं बना सकते जहां पर कि आप इस तरह से मॉडल बना रहे हो, ए बी और सी ले लिया और ये डी है। अब ए भी बी से कनेक्टेड है, ये भी 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 कनेक्टेड है। हमें ऐसा मॉडल थोड़ी बनाना, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो पार्सिमोनियस है, मतलब मिनिमम लाइंस को ड्रॉ करके हमारी बात को या हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो ये उसी चीज को चेक करता है। जितना वैल्यू 0 से क्लोज होगा उतना अच्छा है, क्योंकि एरर है, बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जनरली इसकी वैल्यू 0.08 से 0.05 के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना है एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमें देखना है काई स्क्वायर, हमें देखना है जीएफआई एजीएफआई, वी नीड टू चेक सीएफआई, एनएफआई स्मॉलर सैंपल होगा तो देखेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है, और आरएमएससीए। ये कुछ वैल्यूज हमें देखनी है।
इज इट क्लियर? अब ये सारी चीजें हमने एक बार देख ली। अब इसके बाद हमें देखना है कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इसकी जो रिकमेंडेड वैल्यूज हैं वो क्या है। तो ये आपके सामने मैंने एक टेबल रख दिया, आप ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर का तो मैंने बता ही दिया था, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.05, पी वैल्यू की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिमिन। सिमिन बाय डीएफ हम निकालते हैं, काई स्क्वायर बाय डीएफ हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 3 या लेस देन 5 होनी चाहिए। आरएमएसईए की वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, लेस देन 0.05 या लेस देन 0.08 होनी चाहिए। जीएफआई ग्रेटर देन 0.9, एजीएफआई ग्रेटर देन 0.8, बट बेटर होता है 0.9 से ऊपर आ जाए तो ये भी बढ़िया है। सीएफआई इज ग्रेटर देन 0.9, एनएफआई ग्रेटर देन 0.5, 0.9, और पीएनएफआई अगर आप ले रहे हो तो आप ले सकते हो। बट मोस्टली जो मैंने आपको बताया कि हमें चाहिए क्या क्या, एक हमें चाहिए काई स्क्वायर बाय डीएफ, सेकेंड हमें चाहिए एजीएफआई, जीएफआई, थर्ड हमें चाहिए सीएफआई, फोर्थ हमें चाहिए आरएमएसईए। बस अगर ये सारी वैल्यू सही आ रही हैं तो हम मॉडल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? It's clear, sir. Okay. Sir, are these values related to each other? टू सम एक्सटेंट। अगर जीएफआई खराब होगा तो एजीएफआई ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। Okay. ओवरऑल सिंपल सी बात है, इफ द मॉडल डजंट फिट्स वेल, उसकी इंडिकेशंस आपको पहले ही पता चल जाते हैं। योर फैक्टर लोडिंग्स विल बी पुअर, फैक्टर लोडिंग पुअर हो गई, आगे काई स्क्वायर बाय डिफिन निकल बहुत कम आएगा, बहुत खराब आएगा। आरएम सब चीज ऊपर नीचे हो जाएंगी, जो यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो सब इधर उधर हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। So it all depends upon, it all moves in one direction only. थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वरना मोर एंड ओवर इनकी गेम एक जैसी है। क्लियर हो गया क्या क्या देखना है? तो चले मॉडल पे वापस चले। दिस वाज आवर मॉडल जो हमने रन किया था। अब हम वही सारी वैल्यूज को यहां पे चेक करेंगे। दिस इज द आउटपुट, लुक एट दिस व्यू टेक्स्ट। यहां पर व्यू टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। देखो काई स्क्वायर 182 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं आई ना 0.05 से ऊपर। मैंने आपको कहा था ना 0.05 से आना ऊपर थोड़ा आना मुश्किल है, बहुत रेयरली मैं देखता हूं। बट इतना यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें बाकी चीजें देखनी है। लेट्स मूव ऑन टू मॉडिफिकेशन इंडिसेस। ये देखो मॉडिफिकेशन इंडिसेस आ रहा है, इस पे आप क्लिक करो। सॉरी मॉडल फिट पे क्लिक करो, सॉरी क्लिक ऑन द मॉडल फिट। एक मिनट रुको, मैं जरा पेन ले लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ओके सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन नाउ। मैं आपको समझाता जाता हूं, आप देखते जाओ। ये देखो हमारी सीमेन बाय डीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, 2.577 विच इज लेस देन 3। मैंने आपसे कहा था कि हमें लेस देन 3 की वैल्यू चाहिए। लेस देन 5 या लेस देन 3, बोथ आर गुड। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जीएफआई की वैल्यू देखो यहां मिल रही है, ये रही, ये रहा एजीएफआई। अब आप देख सकते हो जो जीएफआई है वो आ रहा है 0.902,
मार्जिनल लेवल से आगे है, और AGFI 0.8 से तो ऊपर आ रहा है, लेकिन 0.9 के आसपास नहीं पहुंच रहा है। 0.9 के ऊपर होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो यहां पर एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को मॉडल में। नीचे CFI की वैल्यू आ रही है, ये रही 0.872। तो जो वैल्यूज हमें नोट डाउन करनी है वो आप यहां से ले सकते हो, कि जो हमारे मेजरमेंट मॉडल का सिमिन बाय DFI 2.577 है, GFI 0.907, AGFI 8.862, CFI 872, और एक वैल्यू हमें और चाहिए जो हमें नीचे मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड RMSEA। ये रहा, लुक एट दिस RMSEA। तो RMSEA की जो वैल्यू आ रही है वो 0.08 आ रही है, तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड लेवल पर है। ये रहा, ये रहा 0.08, which is almost on the threshold level. अब आप इसके रिपोर्टिंग कैसे करते हो? तो आप एक टेबल बना देते हो, उस टेबल में आप 3 कॉलम बनाते हो। पहला कॉलम होता है सिमिन बाय DF लिखोगे, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 3। आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 0.2.57, तो आप यहां पर अपनी वैल्यू लिख देते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू। सिमिलरली GFI शुड बी ग्रेटर देन 0.9, आपकी कितनी आ रही है, 0.907, तो आप वो लिख दोगे। AGFI ग्रेटर देन 0.08, आपकी वैल्यू आ रही है 0.08, 0.862, जो भी आ रही है वो आप यहाँ लिख दोगे। CFI RMSEA, इस तरह से एक टेबल बनाओगे, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है वो लिख दोगे, जो कट ऑफ वैल्यू है वो लिख दोगे, तो आपका एक पूरा ये टेबल एज इट इज आपके जाकर पेपर में डल जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। It's clear, sir. ये कट ऑफ वैल्यूज सर ऑब्टेन्ड वैल्यूज हैं, राइट? यस यस यस, जो ऑब्टेन्ड हमारी वैल्यूज आ रही है वो है वो। एनी अदर डाउट? ये क्लियर हो गया, कैसे रिपोर्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वंस वी आर डन विद दिस, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इस मॉडल में ना थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो देखते हैं वो मॉडल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। चलो वापस चलते हैं मॉडल पे। आप देख सकते हो यहां पर, देखो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, बट इन 4 स्टेटमेंट्स में से मैं देख रहा हूं जैसे ये PU4 है, ये PU4 ना मुझे इसकी वैल्यू काफी कम लग रही है, और अगर मेरे नंबर ऑफ स्टेटमेंट थोड़े ज्यादा हैं तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। इसको रिमूव कर देता हूं एक बारी के लिए, और इसको रिमूव करने के बाद मॉडल को दोबारा रन करता हूं। नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉडल, नाउ जो नया मॉडल आया है, आप देख सकते हो फैक्टर लोडिंग्स थोड़ी इंप्रूव हो गई है, और अगर मैं इसके आउटपुट में जाके देखूं, ये रहा हमारा आउटपुट, तो आप देख सकते हो कि काई स्क्वायर देखो कम हो गया, अच्छा हो गया थोड़ा। अब इसके आप मेन मॉडल फिट में आओ, अब आप देखो
सिमिन बाय डीएफ देखो और कम हो गया। जीएफआई देखो कितना इंप्रूव हुआ, 0.907 आ रहा था 0.926 आ रहा है, काफी अच्छा हो गया। एजीएफआई काफी इंप्रूव हो गया, सीएफआई 9 के ऊपर चला गया, आरएमएसआई भी थोड़ा बेटर हो गया, ये देखो 0.08 से नीचे चला गया। तो इस तरीके से जहां पर आप देखो एक छोटा सा चेंज मैंने किया है यहाँ पे और उससे आपको फर्क नजर आ रहा है। अब जैसे ये B3 है, BY1 है, ऑल्दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कम है, तो थ्योरेटिकली शायद मैं इसको डिलीट नहीं करता, बट मैं आपको दिखाने के लिए एक बार इसको भी डिलीट करके दिखाता हूँ आपको कि देखो फर्क कैसे पड़ेगा। अगर आपकी फैक्टर लोडिंग्स पुअर है तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ से B1 मैंने उड़ा दिया है, लेट मी रन इट अगेन, दोबारा इसको फिर से रन कर रहा हूँ। तो अब मैंने रन कर दिया, लेट मी गो टू द आउटपुट अगेन। अब देखते हैं कितना फर्क पड़ रहा है। नहीं, अब दिक्कत है, मॉडल अंडर आइडेंटिफाइड हो गया। नो सर आई थिंक उसके ऊपर 1 लगा हुआ था, वो डिलीट हो गया है। अच्छा, अब B2 या B3 में से एक पे 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। ठीक ठीक का रिग्रेशन का वेट डालना होगा। ओके, नाउ यू कैन रन इट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब 0.02 आ रहा है। एंड इफ यू गो टू द मॉडल फिट, काई स्क्वायर बहुत अच्छा, एजीएफआई जीएफआई दोनों 0.9 के ऊपर, सीएफआई 0.9 के ऊपर, एंड इफ यू मूव डाउन टू आरएमएसईए बहुत अच्छा 0.04 0.05 के नीचे। तो ऐसे अगर मैं दो वेरिएबल को यहां से रिमूव करता हूं तो मेरे मॉडल का फिट बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये चीज अब आपको याद होगा, कल किसी ने, आज सुबह मेरे से किसी ने पूछा था कि सर अगर हम 2 ही स्टेटमेंट लें, एक ही स्टेटमेंट लें, अब ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहां देखो मैंने 2 ही स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट लिया हुआ था बीआई पे, अब बीआई में से एक स्टेटमेंट डिलीट कर दूंगा तो 2 ही स्टेटमेंट रह जाती है, जो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली राइट नहीं है। स्टैटिस्टिकली तो राइट कर दे रहा है हमें, बट दैट इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ theoretical understanding of the construct, क्योंकि ऑब्वियसली 2 स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वेयर वी रिक्वायर लिटिल मोर स्टेटमेंट्स। 4-5 स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास होती हैं तो वहां पर एक आध दो डिलीट भी हो जाएंगी, तो हम विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कि हम अपने मॉडल को और बेहतर बना सकें। अब कोई डाउट है या कोई कंसर्न है तो प्लीज पूछें। इज इट क्लियर? अब हमारा सीएफए एक तरह से कंप्लीट हो गया है। तो अगर मुझे सीएफए को रिपोर्ट करना है तो मैं इससे ये डायग्राम यहां से लूंगा, इसका जो रनिंग मॉडल मेरा डायग्राम है स्टैंडर्ड एस्टिमेट वाला, उसको पिक करूंगा। आई पिक दिस एंड देन आई क्रिएट दैट टेबल, जो टेबल मैंने आपको भी जस्ट बताया था। और उसमें मैं सारी वैल्यूज डाल दूंगा। हाँ जी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? It's clear, sir. ओके, so now we'll moving further and we'll be moving to the SEM model. अब हम SEM मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। Once we are done with the CFA part, जब हमने CFA देख लिया कि ओके CFA is going good, EFA अच्छा है, CFA क्लीन है, अब हम SEM की तरफ बढ़ सकते हैं।
तो लेट्स गो टू दैट मॉडल जो हमने कल बनाया था, उस मॉडल की तरफ चलते हैं. Okay, let me open that model. This one. No. Yes. We created this model yesterday. You have this file? है आपके पास? कल आपने बनाया था ना ये वाला हमने. Yes. Okay. Now we are going to run the whole structural model. अब हम पूरा मॉडल एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें देखेंगे हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें हमें रिपोर्ट करनी होती है. अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो मैं इस फाइल को डाल देता हूँ ग्रुप में, अब वहां से ले लो. ये तो मैंने बनाया ही हुआ है. हाँ जी सर, प्लीज डाल दीजिए. मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट. ये लो, मैंने भेज दिया. Now what I'll do is सबसे पहले हम डाटा फाइल अपलोड करेंगे. So my data file is the same file, the TAM file. इसको मैंने अपलोड कर दिया. अब वही काम जो वहां पे किया था सेम काम करेंगे. इंडिकेटर वैल्यूज डालेंगे. ऑल्दो यहाँ पर हमने नेमिंग किया हुआ था, बट नेमिंग की हमें जरूरत नहीं होती. अगर आपने वहां नेमिंग किया हुआ है तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर वैल्यूज को अगेन लोड करना पड़ेगा. ये हमने लोड कर दिया. विल ऑल्सो बी लोडिंग PU1, PU2, PU3 एंड PU4. तो हमारे सारे इंडिकेटर वेरिएबल लोड हो गए. कोवेरियंस हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. सारे कनेक्शन हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. रन करें. सॉरी, बिफोर वी रन वी गो टू एनालाइज प्रॉपर्टीज. वी नीड स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स, वी नीड मॉडिफिकेशन इंडिसेस. इन दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी. क्लियर है? क्लियर है? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए. बस मैंने कुछ भी नहीं किया. आई जस्ट ड्रैग्ड द सेम थिंग. जैसे हमने CFA में लोड किया था वैसे ही यहाँ पर सारे वेरिएबल्स को हमने लोड कर दिया. क्लियर है? बेसिकली ये वैल्यूज लोड हो रही हैं फ्रॉम द लिस्ट वेरिएबल्स. यस यस, ये बेसिकली आप कर क्या रहे हो, इंडिकेटर वेरिएबल्स को आप लोड कर रहे हो जो आगे आप प्रेडिक्शन करेंगे फॉर दैट कंस्ट्रक्ट. ऑलराइट.
यहाँ पे तो मैंने पहले से नाम डाले हुए थे, वरना जनरली हम नाम नहीं डालते, वो सीधा हम वैल्यूज को यहाँ से डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली नेम पकड़ लेता है वहां से, All right, all right. जैसे हमने सीएफए में किया था. ऑलमोस्ट द गेम रिमेन्स द सेम. Okay. क्लियर है? आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स. में 2 मिनट में आया बस. तब तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप एक बार तो फाइल ओपन कर लो आप बस. Okay. So now let me run the model. मॉडल को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. So the model has been executed. मॉडल रन कर गया है. ये रहा हमारे मॉडल की स्टैंडर्डाइज वैल्यूज. चलिए चेक करें कैसी आ रही हैं. अब यहां पे देखो आपको सीएफए का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सीएफए में आपने फैक्टर लोडिंग्स को पहले ही चेक किया हुआ था. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको फायदा दे रही है. वो आपको पता चल रहा है कि भाई फैक्टर लोडिंग तो हम ऑलरेडी चेक करके लेकर आए हैं. अब हमें मेनली जो चेक करना है वो रिग्रेशन वेट चेक करना है. और रिग्रेशन वेट आपको देखो यहां पर आ रहा है 0.39, -0.10, -0.113. तो रिग्रेशन वेट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं परसीव्ड यूजफुलनेस का तो एटीट्यूड के साथ काफी अच्छा पॉजिटिव प्रेडिक्टर निकल कर आ रहा है. बाकी सब तो दोनों ही इनफैक्ट उतना बेटर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे. अभी के लिए तो यही दिख रहा है बेस्ड ऑन द रिग्रेशन वेट. बट लेट्स गो टू द आउटपुट पार्ट फर्स्ट. देखते हैं मॉडल में और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है. तो दिस इज आवर मॉडल. मॉडिफिकेशन इंडिसेस में आ जाते हैं, और मॉडल फिट में. तो सिमिन बाय डीएफ इज गुड, सही आ रहा है. जीएफआई एजीएफआई दोनों ही पुअर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं. सीएफआई कम आ रहा है. और आरएमएससी ए भी बिल्कुल थ्रेशोल्ड लेवल पर है. तो कुछ एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही हैं मुझे. पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा मॉडल को इम्प्रूव कर देते हैं यार. जो जो पुअर है थोड़ा सा उसको हटाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये PU4 को तो हटाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं. एंड लेट मी ऑल्सो रिमूव दिस. BI में क्या था, BI में कौन सा BI1 हटाया. BI1 को हटा के इसकी फैक्टर लोडिंग बढ़ाते हैं. पिछले बार भी प्रॉब्लम आया था क्योंकि इसमें आप देखो कि बहुत छोटे सी चीजों की वजह से इसका इशू बना रहता है. लेट मी रन इट अगेन. वी गो टू द आउटपुट. फिर से रन अनआइडेंटिफाइड मॉडल आ रहा है. क्यों? अभी तो हमने डाल दिया था. अच्छा, ये PU1 मैंने डाला होगा. ओके, probably unnecessary to impose one. डाल तो दिया, कहाँ पर मिसिंग है? 1 1 1 1 सभी में तो आ रहा है. सर एरर टर्म आपने रिमूव नहीं की. एरर टर्म 12 एरर टर्म रिमूव नहीं की हुई सर. DI1 की. ओह शिट शिट शिट. यस यस, इसको रिमूव करता है. ओके ओके, so now it has run. Let me remove to this model fit. So model fit is now good. GFI is good, AGFI is good, Simin by DF is good, CFI is good. सभी मॉडल ठीक दिख रहा है. RMSCI 0.05 ठीक है, बढ़िया है. अब हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, लेट्स गो टू द एस्टिमेट पार्ट. कि हमारा एस्टिमेट्स किस तरह के आ रहे हैं. So this is your main table.
जहां से आप देख सकते हो कि कौन से रिलेशनशिप किस तरह के सिग्निफिकेंस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दैट PEOU एटीट्यूड के साथ नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, द P वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। एटीट्यूड और BI नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी काफी सारे वैल्यूज जो है वो सिग्निफिकेंट है। बट दो मेन रिलेशनशिप जो है यहां पर मुझे इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। So the only variable contributing in the model is perceived usefulness, which has a positive, which has a significant value. और ये देखो जो estimates की value होती है, these are the values of your जो factor loadings होती है हमारी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारे लिए इसमें टेबल, जो रिपोर्टिंग टेबल्स हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से लेने हैं। So you need to take these values first, Simin by DF, GFI, AGFI, CFI और RMSCA। इसको लेने के बाद जो ये पाथ वाला मॉडल आया है वो हमें चाहिए होता है, दिस वन। इसमें जो मेन पाथ जो आपका लेटेंट कंस्ट्रक्ट वाला पाथ है वो हमने यहाँ पर लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर ये हमें जो रिग्रेशन वेट है वो स्टैंडर्डाइज्ड दिखाने हैं या अनस्टैंडर्डाइज्ड? स्टैंडर्डाइज्ड। ओके। और वो आ ही रहा है। तो ये वाला टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल। आप इसको यहां से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली एंड यू कैन जस्ट पेस्ट। आप इसको वर्ड में ओपन करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज योर टेबल। अब इसमें से जो जो आपको नहीं चाहिए, जैसे ये जो इंडिकेटर वेरिएबल्स के साथ रिलेशन है वो तो ऑलरेडी CFA में आप दिखा ही चुके हो, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये वाला कोई भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट कि नीचे वाले, ऊपर वाले 3 हमारे मेन रिलेशनशिप है, ये वाले। इसमें से 2 नॉन सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट आ रहा है। So this is the way in which we run a model, और ये वो कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। एक सेकेंड। हाँ, और आप ये देखो कि इतना, अगर आप ध्यान से समझ ये देखते हैं हम, अगर हम फैक्टर लोडिंग्स देखें, CFA देखें, वो सब कुछ हमारा क्लीन है, उसके बावजूद रिग्रेशन वेट काफी पुअर है। बता सकते हैं क्यों? रिग्रेशन वेट क्यों पुअर आ रहा है, बता सकते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है। Sir, one reason could be number of statements are very less, like in BI. उससे भी ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट का रिग्रेशन में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, वो ज्यादा रोल प्ले करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। रिग्रेशन का मेन रोल आ जाता है जहां पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे होते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन आ रही है वो पुअर आ रही है फ्रॉम PEOU टू एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा सैंपल है उसका ये मानना है कि इवन इफ इट इज इजी टू यूज बट दैट डजंट फॉर्म अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तब भी उससे एटीट्यूड नहीं बन रहा बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, लोगों का ये मानना है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी यूजफुल है
तो उससे डेफिनेटली एटीट्यूड बनेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई जो हमारा ओवरऑल रिग्रेशन है वो पुअर आ रहा है। इज इट क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। सर अभी जो आपने एक्सप्लेन किया रिग्रेशन वेट क्यों लो है वो नहीं क्लियर हुआ। मैं फिर से बता देता हूँ, रिग्रेशन क्या करता है। रिग्रेशन आपको बताता है व्हाट विल बी द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बताता है ना। यस सर। तो यहां पर जो आपने जब इसको रन किया है तो रन करने के बाद ये पता चल रहा है कि जो POU है दैट इज नॉट अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ एटीट्यूड एज पर माय डाटा। मॉडल में हो सकता है कि उसने उनका अच्छा रेटिंग आया होगा, लेकिन जो मेरा डाटा कह रहा है, मेरे डाटा पे वो वेरिएबल जो है वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। and even the attitude is not predicting behavioral intention, and this is one of the major concern। ये तो रिग्रेशन के साथ रहता ही है। जब भी आप रिग्रेशन में थ्योरेटिकली हो सकता है कि कोई कनेक्शन बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है लेकिन फिर भी वो आपके डाटा पे नहीं आ रहा है। सो एज पर माय फाइंडिंग्स, अगर मैं इसके फाइंडिंग्स को लिखता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं यहाँ पे क्लियरली लिखूंगा। अगर आपको इसका राइटअप लिखना है तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि यहाँ पर we took two independent variables POU and PU, and based on the findings which we get from the EMOS we can conclude that POU is not able to कहते हैं ना कि predict attitude because the p value is 0.424 which is greater than 0.05 and hence it is non-significant value आ रही है उसकी। और नॉन सिग्निफिकेंट आने की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो कुछ खास नहीं आ रहा। और अगर आप देखो कि जो इस CR की वैल्यू आती है, CR क्या है? क्रिटिकल रेशियोज, विच इज मेनली मोर लाइक अ टी टेस्ट। और वो निकलता कैसे? एस्टिमेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, जो आपके सामने आ रहा है। बट जो हमें मुद्दे की बात समझनी है वो यहां मैंने आपको समझा दी कि जो मेन हमें बातें पकड़नी है कि ओवरऑल द डाटा हैज बीन फिट, डाटा फिट है, मॉडल फिट आ रहा है, मॉडल फिट का कोई इशू नहीं है। द इशू ओनली लाइज इन टू वेरिएबल्स कि द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ BI इज नॉट डन थ्रू एटीट्यूड, वो नहीं आ रहा, एंड इवन POU इज नॉट अ प्रिडिक्टर ऑफ एटीट्यूड। ये दो चीजें नहीं आ रही। PU जो है वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट है और उसका इफेक्ट हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। as simple as that। और अगर आप किसी का भी मैं आउटपुट भी आपको अगर आप दिखाऊं मैं आपको कि मैं क्या लेता हूं, मैंने आपको वैसे बता ही दिया कि मैं लेता क्या हूं, बट अगर हम किसी का भी आउटपुट भी ले रहे हैं, लेट मी जस्ट टेक समवन्स वर्क, किसी का काम लेकर देख लेते हैं। लेट मी for example look at this। so this is the model, मैंने मॉडल डाल दिया। ये मेरे पाथ की वैल्यूज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ एक नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा था, बाकी सब सिग्निफिकेंट आ रहे थे। और ये मेरा मेन टेबल हो गया कि सिमिन बाय DF कितना है, GFI कितना है, AGFI कितना है, RFSI कितना है। यहाँ पे CFI भी आप डाल सकते हो। जस्ट दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड जो आपको मॉडल में डालना है, बस। सर आई हैव ए क्वेश्चन। या प्लीज। सर हम कंपोजिट रिलायबिलिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की टेबल नहीं डालते हैं?
वो तो आप अलग से डालोगे ना, दैट इज, वो मॉडल का हिस्सा नहीं होते, वो प्रिलिमिनरी एनालिसिस की तरह होते हैं। राइट सर, तो वो पहले वो कंपोजिट, डाल के फिर हमें सीएफए की हाँ वो आप वैल्यूज डालनी डालोगे, है। वो आप जब आप रिलायबिलिटीज को टेस्ट करोगे तो आप यहाँ हाँ पर जी, पहले तो, चूंकि आप ईएफए लगा रहे थे, ये देखो आप यहाँ पर ईएफए लगा रहे थे तो आप यहीं पे उसको चेक कर लेते। राइट सर। ये आपकी जो वैल्यूज थी, जैसे पीओयू की मुझे चेक करनी है तो पीएयू की चेक कर लेते एक बार डाल करके यार यहीं पर, तो इससे क्या हो जाता, स्केल इफ आइटम डिलीटेड डाल दिया, अल्फा डाल दिया, ये आपका निकल आया 0.776। तो हर पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट का आप निकाल लेते पहले ही, क्रोनबैक तो आप पहले ही निकाल लेते व्हाइल बिफोर अटेम्प्ट गोइंग फॉर द ईएफए पार्ट, और राइट बाद सर, में आप उसी तरह से कंपोजिट भी निकाल सकते हो। कंपोजिट का मैं आपको एक्सेल शीट बता ही दूंगा, मैं आपको कल दे दूंगा कोई बात नहीं सर। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे निकलता है। उसकी मैंने एक मास्टर फाइल बनाई हुई है, बस आपको वहां वैल्यूज को कॉपी करके डालना है, वो अपने आप ही कैलकुलेट कर देता है। सर वही गैस्किन की एक्सेल वाली फाइल से? नहीं नहीं, वो दूसरी है। ओके सर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस आप यहां से इसको पहले निकाल सकते थे। तो ये प्रिलिमिनरी है, ये आप अगर जब भी आप डाल रहे हो तो वो आपको पहले ही, मतलब लगाने से पहले ही आपको वहां पे बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसको टेस्ट किया है, वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द कंपोजिट रिलायबिलिटी और मे बी द क्रोनबैक अल्फा, दोनों में से कुछ भी, और एवी की वैल्यूज भी क्या आ रही हैं, वो सब कुछ आप वहां पे पहले से ही ले लोगे, सो दैट कि आपको ये कंसर्न ना रहे। तो मॉडल का जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रनिंग होगा, पहले ईएफए, फिर सीएफए, और फिर आपका स्ट्रक्चरल मॉडल। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप सीएफए को स्किप करके डायरेक्टली मॉडल को भी रन कर सकते हो। क्योंकि यहां भी हमें सीएफए की वैल्यूज तो मिलती ही हैं, आपने देखा ही है, फैक्टर लोडिंग सारी आती है, वो काम आप यहां पर भी कर सकते हो। बट मैं जनरली मेजरमेंट मॉडल को अलग से रिपोर्ट करता हूं, उससे एक कंपैरिजन भी हो जाता है कि ओवरऑल कैसा आ रहा है। एनी डाउट इन दिस? इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. ओके, कंपोजिट में आपको कराई देता हूं, नहीं तो अभी हमारे पास टाइम है। लेट मी ओपन दैट कंपोजिट फाइल। Okay, so this is the composite reliability
अब यहाँ पर आप कंपोजिट, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंस्ट्रक्ट का निकालना चाहते हो तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये शीट मैं आपको दे भी दूंगा, कोई बात नहीं। ये हमारे PU4 4 स्टेटमेंट्स है ना, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर फैक्टर लोडिंग डालनी है, जो भी फैक्टर लोडिंग आ रही है। अभी हमने निकाली थी ना इसकी फैक्टर लोडिंग CFA में, या EFA से डाल देते हैं, कोई बात नहीं, एक बार ही के लिए। ये रही, these are the 4 values. You just need to copy this over here. ये देखो कंपोजिट रिलायबिलिटी आ रही है 0.827। आपको बस फैक्टर लोडिंग की वैल्यूज इस फाइल में डालनी है, दैट्स इट। कैसे कैलकुलेट होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे ही आपने यहाँ पर फैक्टर लोडिंग डाला, अब पहले रिलायबिलिटी क्या होती है ये तो समझ रहे हैं ना, वो पार्ट तो क्लियर है ना। हाँ जी, यस सर। ओके। Yes, sir. तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने जो फैक्टर स्कोर हमारे आए उसको हमने यहाँ डाल दिया। जैसे ही फैक्टर स्कोर को हम करने के बाद हम इसका जो स्टैंडर्ड लोडिंग है उसका स्क्वायर लेता है ये। सबसे पहले हमने उसको स्क्वायर कर दिया, एंड देन फॉर दैट आफ्टर दैट हमने मेजरमेंट एरर निकालना। तो मेजरमेंट एरर इज 1 माइनस स्टैंडर्ड लोडिंग, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग। तो ये 1 से a को माइनस करता है, तो ये 0.65 के आसपास था, 1 से माइनस कर दिया 0.35 आ गया। सो दिस इज योर द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एरर। तो पहले ये मेजरमेंट एरर निकाल देता है, फिर ये सम ऑफ मेजरमेंट एरर लेता है, मतलब ये इन सब का टोटल। यहाँ पे फॉर्मूला मुझे ठीक भी करना पड़ेगा आई गेस। E4 to E6 ले रहा है ये ना, नीड्स टू कम टू E7 तक लेना है उसको। ठीक है, सो वंस वी आर डन विथ, जब आपका सम ऑफ मेजरमेंट एरर निकल कर आ गया, ME की वैल्यू आ गई, इसके बाद वो सम ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग्स लेता है। ये जो सम ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग, जो हमारी स्टैंडर्ड लोडिंग आई हुई थी, इसका सम ले रहा है वो, दिस वन। अगेन इसको भी C7 तक कर लेते हैं। एंड देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग, ये जो हमारी सम आया इसका उसने स्क्वायर ले लिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C, ये हमारे C की वैल्यू है, प्लस ME हमने पहले निकाला हुआ था, ये रहा सम ऑफ मेजरमेंट एरर। तो C प्लस ME हो गया, दिस इज द वैल्यू 10.97 आ गया हमारे। एंड देन फॉर कैलकुलेटिंग द कंपोजिट रिलायबिलिटी द फॉर्मूला इज C डिवाइडेड बाय C प्लस ME। तो C ऑलरेडी हमारे पास है, तो C की वैल्यू डिवाइडेड बाय C प्लस ME। तो C प्लस ME भी हमने निकाला हुआ है, विच इज दिस वैल्यू। जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रिलायबिलिटी। सो दिस इज योर शीट। इस शीट को यूज करके आप कंपोजिट रिलायबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो। समझ आ गया? इज इट क्लियर? आप हर कंस्ट्रक्ट के लिए निकाल सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर बाकी एक एक करके सारे कंस्ट्रक्ट्स आप डालते जाओ और उनकी जो वैल्यू आती जा रही है उसको आप टेबल में रिपोर्ट कर देना। और आप डिफरेंस भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कंपोजिट रिलायबिलिटी कितनी आ रही है 0.848, और अगर हम यहाँ पे क्रोनबैक की वैल्यू देखें, हमने क्रोनबैक भी निकाला था 20 का, तो उसकी वैल्यू आ रही थी 0.776। तो कंपोजिट रिलायबिलिटी ज्यादा अच्छी आ रही है। इज इट क्लियर?
एनी डाउट इन दिस? सर एक बार मुझे कंपोजिट रिलायबिलिटी फिर से बता देंगे कि दिस मैं इज सारा ही दी। समझा देता हूँ. हाँ जी. Composite reliability is similar to Cronbach alpha. It tests the जी. reliability or the consistency of a particular construct, कि उसमें consistency result आएंगे या नहीं आएंगे. तो इसको निकालने के लिए मैंने एक ये शीट बनाई हुई है अपने पास, जो हमेशा मैं यूज करता हूँ. तो व्हाट आई डू इज, इसमें मैं अपने जो भी मेरे लेटेंट वेरिएबल होता है उसके मैंने फैक्टर लोडिंग को यहाँ कॉपी कर दिया. तो दैट इज योर फर्स्ट कॉलम, जो सी वाला कॉलम है, इसमें फैक्टर लोडिंग डाली है मैंने. उसके बाद वो इसका स्क्वायर करता है पहले स्टेप में. स्क्वायर करने के बाद उसको 1 से माइनस कर देता है. जब ये आपके पास निकल आ जाता है तो फिर वो सम ऑफ मेजरमेंट एरर लेता है. ये वाला जो मेजरमेंट एरर था, ये जो हमने अभी निकाला है 1 माइनस से, इसका वो सम कर लेता है. फिर इसका स्क्वायर कर लेता है. स्टैंडर्ड लोडिंग का सम करता है, सॉरी, स्टैंडर्ड लोडिंग जो हमारे पास थी ये वाली, इसका सम कर देता है. और फिर सम का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाती है. और फिर सी प्लस एम ई, तो सी ये वाली जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग है, दैट इज योर सी. और जो सम ऑफ मेजरमेंट एरर है, दैट इज योर एम ई. तो उसको वो ऐड कर देता है. और जो सी आर का फॉर्मूला है, दैट इज सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एम ई. तो जो सी की वैल्यू आई है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्टैंडर्ड लोडिंग प्लस सम ऑफ मेजरमेंट एरर. तो जब आप ये डिवाइड कर देते हो तो वो निकाल देता है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाया. अदरवाइज हमारे लिए तो सिर्फ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दिस वन. तो ये वाली वैल्यू है हमारी, इसको थोड़ा सा येलो कर देते हैं. इज इट क्लियर? यस, थैंक यू. तो मैं ये वाली फाइल भी शेयर कर देता हूं आपके साथ, सो दैट कि आप कभी भी फ्यूचर में निकालना चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं. फाइल है कहाँ के लिए, तो यही सवाल है. PPT is a boss. Okay. ये लो, मैंने आपको फाइल भेज दी. Okay. So any other question before we conclude today's session? So आज हमने CFA पूरा रन कर दिया है. हमने सेम का भी एक मॉडल पूरा रन कर दिया है. कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मीडिएशन. मॉडरेशन मीडिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं.